नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात पटल पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, लगातार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम दूसरे सप्ताह के चौथे कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे के रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 8 सभी के लिए यानी आप सभी प्रतिभागियों के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ होगा। आप जैसा जानते हैं कि प्रस्तुत व्याख्यान की श्रृंखला में शोध के विविध रूपों पर चर्चा की जा रही है। तो ये व्याख्यान तुलनात्मक शोध से संबंधित है। इसमें तुलनात्मक शोध पर विचार किया जाएगा। तो इस क्रम में अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तुलनात्मक शोध एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक विषयों, कृतियों, भाषाओं, संस्कृतियों या कालों का समानांतर अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है ताकि उसमें मौजूद साम्य यानी समानता और वैषम्य यानी अंतर को तलाश किया जा सके और एक निश्चित तारतम्य अथवा संबंध स्थापित किया जा सके। तुलनात्मक शोध के अर्थ और आशय पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि तुलनात्मक शोध का मूल अर्थ ही तुलना की प्रक्रिया में निहित है। मनुष्य में तुलना की सहज वृत्ति होती है और जब यह वृत्ति एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया का रूप ले लेती है, जिसका उद्देश्य ज्ञान की किसी शाखा में नवीन तथ्यों, विचारों या सिद्धांतों की खोज करना होता है, तो वह तुलनात्मक शोध की संज्ञा से अभिहित की जाती है। ये वो पद्धति है जिसके अंतर्गत दो स्वतंत्र आधारों जैसे दो लेखकों, दो रचनाओं, दो भाषाओं, दो संस्कृतियों, दो राजनीतिक प्रणालियों आदि को आमने-सामने रखकर उनका निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसके आशय के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि इसका मुख्य आशय किसी एक विषय को दूसरे से छोटा या बड़ा सिद्ध करना नहीं होता है, बल्कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर दोनों के गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर उनके आपसी संबंध, एक दूसरे पर प्रभाव, विकास के क्रम और मूलभूत विशेषताओं को उजागर करना होता है। इसकी अवधारणा पर बात करते हुए हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक शोध की अवधारणा अत्यंत व्यापक है और यह केवल साहित्य तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान जैसे विभिन्न ज्ञान के अनुशासनों में भी इसका महत्वपूर्ण रूप से अमल दखल होता है। इस अवधारणा का केंद्रीय बिंदु दो तत्वों में समानताओं और असमानताओं को ढूंढना होता है। यही खोज निष्कर्षों तक पहुंचने का आधार बनती है। यह अध्ययन विषय के संकीर्ण दायरे से उसे निकालकर उसको विस्तृत फलक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए किसी एक भारतीय भाषा के साहित्य का अन्य भारतीय या विदेशी भाषा के साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस साहित्य का वैश्विक संदर्भ हमारे सामने आ जाता है। तुलनात्मक शोध में अक्सर एक कृति, लेखक या साहित्य का दूसरे पर पड़े प्रभावों
का अध्ययन भी किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और साहित्यिक विकास की प्रक्रिया को भी सहजता से हम समझ सकते हैं। ये अपने विषय को भौगोलिक, भाषाई या राष्ट्रीय सीमाओं में बाँधता नहीं है, बल्कि सीमाओं के अतिक्रमण के बाद साहित्य या विषय में बनने वाले पैटर्न का ये अध्ययन करता है, यानी उसके अध्ययन का मार्ग मुहैया करवाता है। तुलनात्मक शोध की परिभाषाओं के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि तुलनात्मक शोध विशेषकर साहित्य के संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने इस पर विचार किया है। दोनों के दृष्टिकोणों में कुछ साम्य और कुछ वैभिन्न दिखाई देता है। तो अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारतीय संदर्भ में तुलनात्मक शोध की अवधारणा के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह एकता और विविधता को समझने पर केंद्रित होती है। इसमें प्रायः आंतरिक तुलना पर बल दिया जाता है। भारतीय विद्वानों ने एक ही राष्ट्र की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और इकाइयों के साहित्य की तुलना पर अधिक बल दिया है। इसका उद्देश्य भिन्नता में एक कॉमन आइडेंटिटी को ढूंढ निकालना और भारतीय साहित्य के एक साहित्यिक रूप की अवधारणा का निर्माण करना होता है। डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी जैसे विद्वानों ने भारतीय साहित्य की एकता को उसके वैविध्य के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण माना है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन ही समझा सकता है या जिसे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। भारतीय दृष्टिकोण में तुलनात्मक शोध का क्षेत्र केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि एक ही भाषा की विभिन्न कृतियों या कृतिकारों की तुलना तक फैला हुआ है। जैसे निराला और पंत के काव्य की तुलना इसके अंतर्गत आती है। पाश्चात्य साहित्यिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि पाश्चात्य जगत में तुलनात्मक साहित्य की शुरुआत मुख्य रूप से दो धाराओं अर्थात स्कूलों के माध्यम से आरंभ हुई। फ्रेंच स्कूल परंपरावादी माने जाते हैं, यानी इस स्कूल में परंपरा को अधिक महत्व दिया गया। इसमें दो या दो से अधिक विभिन्न राष्ट्रों के साहित्य का अध्ययन किया जाता है। यह प्रभाव और स्रोत की खोज पर अधिक बल देता है। इस स्कूल के अनंतर तुलनात्मक साहित्य तभी है जब दो साहित्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध हो। अमेरिकन स्कूल का दृष्टिकोण अधिक व्यापक है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन ही इसके केंद्र में होता है। यह साहित्य को अन्य कलाओं, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र आदि से भी जोड़ करके देखता है। इसीलिए इसको कदाचित व्यापक धरातल प्राप्त होता है। हेनरी एच रेमार्क ने तुलनात्मक साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा है, तुलनात्मक साहित्य एक राष्ट्र के साहित्य की परिधि के परे दूसरे राष्ट्रों के साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन है तथा ये अध्ययन कला, इतिहास, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन है। इस प्रकार पाश्चात्य परिभाषा मुख्य रूप से राष्ट्रीय भाषाई सीमाओं के पार तुलना और अन्य ज्ञान क्षेत्रों के साथ साहित्य के
संबंध पर केंद्रित दिखाई देती है, जबकि भारतीय संदर्भ में अंतर भारतीय भाषाओं के मध्य की तुलना को बहुत अधिक महत्व प्रदान नहीं हुआ है। तुलनात्मक शोध की प्रक्रिया को सामान्यतः समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर विचार करना होगा। सबसे पहले तो हम विषय, समस्या का चयन और परिभाषा इत्यादि पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यह निर्धारित किया जाता है कि किन दो या दो से अधिक इकाइयों जैसे साहित्यकार, देश, समाज, प्रणालियाँ और धारणाएँ आदि की तुलना की जाती है। तत्पश्चात हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, यानी तुलना का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। यह जानना आवश्यक है अथवा होता है कि तुलना क्यों की जा रही है और इससे क्या निष्कर्ष अपेक्षित है, जैसे किसी घटना के कारणों की खोज, किसी व्यवस्था की दक्षता का आकलन या दो विचारों के बीच संबंध स्थापित करना आदि इसके उद्देश्य के रूप में हो सकते हैं। तुलना किए जाने वाले विषयों या चरों से संबंधित सभी प्रमुख अवधारणाओं को इस प्रक्रिया के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अर्थात इसको गहराई से समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम तुलना के मापदंडों के निर्धारण के तहत मापदंड तय करते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विशिष्ट आधार या पैरामीटर, यानी वो विशिष्ट आधार या पैरामीटर तय किए जाते हैं जिनके अनुसार तुलना की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि दो देशों की शिक्षा नीति की तुलना करनी है तो मापदंड हो सकते हैं, जैसे बजट का आवंटन, पहुंच का स्तर, पाठ्यक्रम की संरचना, शिक्षक का प्रशिक्षण आदि। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित मापदंड अध्ययन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक और तुलनीय हैं अथवा नहीं है। फिर आंकड़ों तथा सूचना के संग्रहण पर भी बल दिया जाता है और इसके तहत तुलना की जाने वाली इकाइयों के बारे में आवश्यक जानकारी और आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, यह निश्चित किया जाता है। ये प्राथमिक अर्थात साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोग और द्वितीयक स्तर पर जैसे पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, साहित्यिक कृतियों को स्रोत के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसको स्रोत की पहचान के रूप में रेखांकित किया जाता है। फिर हम चयनित मापदंडों के अनुसार दोनों या सभी इकाइयों से व्यवस्थित तरीके से गुणात्मक और परिणाम पर आधारित सॉरी परिणामात्मक सॉरी परि, परिणामात्मक सॉरी परिणाम पर आधारित आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो इसे हम आंकड़ों के एकत्रीकरण के रूप में देख सकते हैं। फिर यह सुनिश्चित किया जाता है कि आंकड़े इस प्रकार एकत्रित किए गए हों कि उनकी तुलना करना संभव हो। विभिन्न इकाइयों से एकत्रित किए गए आंकड़ों की समानता बनाए रखना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी सिद्ध होता है। अब फिर हम आंकड़ों का विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं। एकत्र किए गए आंकड़ों को
तुलना के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण के द्वारा वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाता है, ताकि समानता और वैषम्य स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सके। फिर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, ताकि प्रत्येक इकाई की विशेषताओं को समझा जा सके। इसे हम विश्लेषण के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। फिर मुख्य रूप से इस चरण में दोनों इकाइयों के आंकड़ों की एक दूसरे के विपरीत तुलना की जाती है, जिसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। पहला है समानता, वो बिंदु जहाँ दोनों इकाइयाँ समान हैं। दूसरा है अभेद, वे बिंदु जहाँ दोनों इकाइयों में कोई अंतर नहीं है। तीसरा पार्थक्य अथवा वैषम्य है, ये वो बिंदु होंगे जहाँ दोनों इकाइयाँ निश्चित रूप से अलग होंगी। फिर हम निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अध्ययन के मूल उद्देश्य के संबंध में निष्कर्ष तैयार किए जाते हैं। साम्य अथवा समानता और वैषम्य अथवा असमानता के बीच एक निश्चित तारतम्य स्थापित किया जाता है। इसे हम कहते हैं कि तारतम्य स्थापित करना आवश्यक होता है और यह निष्कर्ष तैयार करने के क्रम में सहायक होता है। फिर हम सिद्धांतों का विकास करते हैं, फिर उसका परीक्षण होता है। यह तुलनात्मक शोध का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। यदि यह किसी पूर्व परिकल्पना पर आधारित था, तो उसका परीक्षण किया जाता है। यदि यह अन्वेषणात्मक था, तो नए सिद्धांतों या व्यापक सामान्यीकरणों का विकास किया जाता है, जो अध्ययन की कई इकाइयों से परे भी लागू हो सके। फिर हम रिपोर्ट लेखन के संदर्भ में बात करेंगे, अर्थात अगला चरण अध्ययन का रिपोर्ट लेखन को समझने से संपृक्त है। शोध के संपूर्ण स्वरूप और उसकी प्रक्रिया, प्रयुक्त पद्धति, निष्कर्षों और सामान्यीकरणों को एक स्पष्ट, क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ तरीके से शोध रिपोर्ट या व्यापक धरातल पर हम कहते हैं शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो रिपोर्ट लेखन को हम शोध प्रबंध लेखन के रूप में भी रेखांकित कर सकते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो तुलना की सहज मानवीय वृत्ति को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है। अब इसके महत्व को भी जान लेना आवश्यक है। तुलनात्मक शोध सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में एक शक्तिशाली उपकरण है, जो घटनाओं, समाजों, प्रणालियों या समूहों के बीच समानता और अंतर की पहचान करके एक गहरी समझ प्रदान करता है। तुलनात्मक शोध के महत्व को हम निम्नलिखित संदर्भों के साथ गहराई से आत्मसात कर सकते हैं। गहन और व्यापक समझ, यह शोधकर्ता को केवल एक मामले के बजाय कई संदर्भों में एक ही घटना का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जिससे विषय वस्तु की अधिक व्यापक और गहरी समझ हमारे भीतर विकसित होती है। यह सामान्यीकरण में सहायक होता है, यानी विभिन्न मामलों में समान पैटर्न या प्रक्रियाओं की पहचान करके यह शोध को सामान्य सिद्धांत विकसित करने या मौजूदा जो भी सिद्धांत हैं उसकी वैधता
का परीक्षण भी करता है, उसके परीक्षण के लिए एक सहज और निश्चित मार्ग प्रशस्त करता है। विभिन्न प्रणालियों में विभिन्न स्थितियों के परिणामों की तुलना करके शोधकर्ता यह अनुमान लगा सकता है कि कौन से कारक किसी विशेष परिणाम के लिए जिम्मेदार होते हैं, और फिर परिणामों के मूल्यांकन के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि ये विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों या सामाजिक हस्तक्षेपों के परिणामों की तुलना करने भी सहायक होते हैं करने में भी सहायक होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या काम करता है और क्यों करता है। यह पक्षपात को भी कम करने से संपृक्त होता है। एक ही संदर्भ तक सीमित रहने से जुड़े सांस्कृतिक या वैचारिक पक्षपात इससे सीमित होते हैं, क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। तो प्रिय सहभागियों, अब इसकी उपयोगिता पर भी विचार कर लेना जरूरी है। तुलनात्मक शोध की उपयोगिता कई व्यावहारिक और सैद्धांतिक क्षेत्रों में दिखाई देती है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि यह नीति निर्माण में सहायक होती है। सरकारें और संगठन सर्वोत्तम कार्यप्रणाली की पहचान करने के लिए अन्य देशों या क्षेत्रों की नीतियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कमज़ोरों की देखभाल या आर्थिक नीतियों आदि की तुलना इसके द्वारा कर सकते हैं और उन्हें अपने संदर्भ में अनुकूलित करके नीति के लिए हम मार्ग को रेखांकित कर सकते हैं। इसके द्वारा समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी होता है। यह शोध विभिन्न समाजों, संस्कृतियों या ऐतिहासिक अवधियों के बीच सामाजिक संरचनाओं, मूल्यों और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा आधुनिक युग में व्यावसायिक रणनीतियां भी बनाई जाती हैं। कंपनियां विभिन्न बाजारों, उपभोक्ता व्यवहारों या प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों की तुलना करके वैश्विक विस्तार और विपणन के लिए बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बाजारवादी संस्कृति में भी इसका बहुत गहरा अमल और दखल हमको दिखाई देता है। यह मानव शास्त्र के अध्ययन में भी सहायक होती है। यह विभिन्न संस्कृतियों में जीवन के तरीकों, अनुष्ठानों और विश्वास प्रणालियों के सार्वभौमिक और विशिष्ट पहलुओं को समझने की दिशा में कार्यकारी होता है। लोक प्रशासन की प्रणालियों या सरकारी संरचनाओं की तुलना से पता चलता है कि कौन सी प्रणालियाँ अधिक कुशल रूप से प्रशासन को आगे बढ़ाती हैं और प्रभावी होती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक शोध ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और हमें बेहतर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है, और निश्चित रूप से इसे हम इसके महत्व के रूप में और उपयोग के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। अब हम तुलनात्मक शोध की परंपरा पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। भारत में तुलनात्मक अध्ययन की वृत्ति नई नहीं है। मध्यकाल में ही विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल आदि के साहित्य और साझा संस्कृति विरासत एवं
फारसी अरबी प्रभावों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मध्यकालीन भक्त कवियों जैसे सूरदास, विद्यापति की रचनाओं की भावभूमि, विषय वस्तु और भक्ति चेतना की समानता को पाठक सहज रूप से महसूस करते थे, भले ही इसके लिए कोई व्यवस्थित और नियमबद्ध, या हम कह सकते हैं कि औपचारिक ढांचा ना निर्मित किया हो, लेकिन भीतर ही भीतर इसे महसूस और समझा जा सकता है। यानी इसे हम महसूस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यह पद्धति विद्यमान थी। इसका एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति के रूप में जाकर के विकास 19वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से भारत में आया। विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों में इसे एक अलग अनुशासन के रूप में मान्यता मिलनी प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलनात्मक साहित्य की उत्पत्ति संकुचित राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों और भाषाओं के साहित्य में समानता के बिंदुओं को खोजना था, ताकि सद्भाव और शांति बढ़ सके। हिंदी में तुलनात्मक शोध की परंपरा को स्थापित करने में अनुवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में उपलब्ध कराकर ही तुलना का मार्ग वस्तुतः प्रशस्त होता है। और सहभागियों, अंत में हम हिंदी में इसकी उपयोगिता और महत्व पर भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तुलनात्मक शोध हिंदी साहित्य को एक व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसकी उपयोगिताओं और महत्व के संदर्भ में कथन ये है कि ये साहित्य की व्यापक समझ पैदा करता है। शोधार्थी को किसी एक भाषा या संस्कृति की सीमा से बाहर निकाल कर साहित्य को एक अखंड मानवीय चेतना के रूप में देखने और समझने में मदद करता है। ये साहित्य के स्वरूप की नई समझ देता है। जैसे प्रेमचंद के कथा साहित्य की तुलना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या मुल्क राज आनंद के उपन्यासों से करके भारतीय ग्रामीण और सामाजिक जीवन के यथार्थवाद के चित्रण में साम्य और वैषम्य को उजागर किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन ये जानने में सहायता प्रदान करता है कि किसी एक साहित्यकार कृति या साहित्यिक प्रवृत्ति पर दूसरी भाषा या संस्कृत के साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो प्रभाव पड़ता है उसे ये स्पष्ट रूप से हमारे सामने ला देता है। उदाहरणार्थ कहा जा सकता है कि हिंदी रीत साहित्य पर संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रभाव का अध्ययन या आधुनिक हिंदी कविता पर पाश्चात्य स्वच्छंदतावाद के प्रभाव का अध्ययन तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है। ये साम्य और वैषम्य का उद्घाटन करने के क्रम में विभिन्न साहित्य में विषयों, शैलियों, पात्रों या विचारों की एक रूपता, समानता और भिन्नता को भी स्पष्ट करते हुए उनको समझने के लिए सक्षम बनाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि रामचरितमानस, जो कि अवधी और हिंदी में लिखा गया, और कंबन की कंब रामायण, जो कि तमिल में राम कथा का प्रस्तुतिकरण करती है, उसके प्रस्तुतिकरण, पात्रों के चरित्र चित्रण, विशेषकर राम और सीता तथा उनके साथ जुड़ा हुआ दार्शनिक दृष्टिकोण तुलनात्मक अध्ययन की सीमा में आता है। यह भारतीय संस्कृति की
अखंडता और क्षेत्रीय विविधता दोनों के संदर्भ में भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। सहपाठियों, इसका हिंदी के संदर्भ में योगदान ये भी है कि यह देश की विविध भाषाई इकाइयों के बीच समानता को दर्शाकर पारस्परिक निकटता और भारतीयता की भावना को भी विकसित करने में महती भूमिका निभाता है। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे हिंदी में कबीर, राजस्थानी हिंदी में मीरा, मराठी में संत ज्ञानेश्वर और असमिया में शंकरादेव के दार्शनिक विचारों, रहस्यवाद और सामाजिक दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना की एकता को मजबूत करने के संदर्भ में रेखांकित किया जा सकता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच मौजूद मानवीय चेतना और संवेदना की मूलभूत एकता को भी रेखांकित करता है, जो कि संकीर्ण सीमाओं से परे है। भारत विभाजन पर लिखे गए उपन्यासों जैसे तमस, पिंजर का तुलनात्मक अध्ययन विभाजन के मानवीय दुख, त्रासदी और विस्थापन की सार्वभौमिक पीड़ा को सामने लाता है। तुलनात्मक शोध इस प्रकार हिंदी साहित्य को केवल एक भाषा का साहित्य न मानकर उसे विश्व साहित्य के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाता है। अब हम अंत में तुलनात्मक साहित्य के प्रमुख विषयों की भी चर्चा कर लेते हैं। एक भाषा के दो कवियों और लेखकों की तुलना की जा सकती है, जैसे सूर और तुलसी की तुलना भक्ति, काव्य शैली, लोक मंगल की भावना और दर्शन के आधार पर की जाएगी। देव और बिहारी की तुलना रीति काल के संदर्भ में, काव्य सौंदर्य और अभिव्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर होगी। प्रेमचंद और प्रसाद की तुलना कथ्य शिल्प, यथार्थवाद, आदर्शवाद और सामाजिक चित्रण के संदर्भ में की जानी चाहिए। फिर उसके बाद भारतीय भाषाओं की तुलना के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि यह तुलनात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जहाँ हिंदी साहित्य को भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के साथ तुलनात्मक रूप में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी और बांग्ला उपन्यास जैसे प्रेमचंद और शरतचंद्र के उपन्यासों में नारी विमर्श की तुलना, हिंदी और मराठी दलित साहित्य की प्रवृत्तियों की तुलना आदि इसके तहत की जाती है। यह तुलनात्मक साहित्य केवल देशी ही नहीं बल्कि विदेशी धरातल तक अपने को विस्तृत करता है, जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके दो देशों के भाषा, साहित्य और कृतियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटकों और शेक्सपियर के नाटकों में त्रासदी की अवधारणा की तुलना की जाती है, तो प्रेमचंद के उपन्यासों और रूसी उपन्यासकारों जैसे गोर्की और टॉलस्टॉय इत्यादि के यथार्थवाद की तुलना भी हम कर सकते हैं। हिंदी की आधुनिक कविताओं और पश्चिमी कविताओं में आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता के तत्वों को भी समझ सकते हैं। हिंदी राम काव्यों पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव या अन्य एशियाई राम कथाओं से भी तुलना की जा सकती है। इस शोध में साहित्य को अन्य अनुशासनों जैसे कला, इतिहास, समाजशास्त्र या दर्शन से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। हिंदी की नई कहानी और उस समय की हिंदी फिल्मों में बदलते सामाजिक मूल्यों का तुलनात्मक चित्रण इसके द्वारा किया जा सकेगा या किया जा सकता है। भक्ति साहित्य में मीरा के पद और तत्कालीन चित्रकला
संगीत में अभिव्यक्त भक्ति भावना की तुलना की जाएगी। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों और लोक संस्कृत के तत्वों का भी तुलनात्मक विवेचन किया जा सकता है। तो यह तुलनात्मक शोध साहित्य के राष्ट्रीय स्वरूप को समझने के साथ साथ उसे विश्व पटल पर भी देश के साहित्य को स्थापित करने और उसे प्रचारित प्रसारित करते हुए व्यापक धरातल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय सहभागियों, आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद।